ये रहेगा आपका 7। तो 7pb माइनस 3pb 3 कितना होगा 4pb 3ab। अब हमें AP और PB का रेशो लेना है, तो AP अपॉन PB 4/3, तो AP रेशो PB कितना आ जाएगा? ऑप्शन में ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन है। इसके बाद 14वां सवाल, एक वृत्त की परिधि 22, वृत्त की परिधि होती कितनी है? 2πr। आर का मान आ गया 22 गुणा 7/2। ऐसे होता है, जो इधर भाग करना वो गुणा करेगा, जो गुणा करना वो भाग। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7/2। आपसे पूछ लिया क्या वृत्त के चतुर्थांश का, किसका? एक होता है अर्धवृत्त, एक होता है चतुर्थांश। अर्धवृत्त वृत्त का आधा भाग होता है और चतुर्थांश चौथा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी वृत्त का चौथा भाग 1/4 पाई है, तो 1/4 पाई का मान 22/7 तो बच्चे ऐसे करते 7 से 7 काटते फिर वर्क करते हैं, जल्दबाजी होती है ना, लेकिन पहले पूरा वर्क करो। आपका आंसर 77/8 पहला वाला। 15वां देखिए, एक वलय को निर्मित करने वाले दो संकेंद्रीय वृत्त। सवाल ये वलय क्या होता है, आप जवाब बताओ। दो संकेंद्रीय वृत्त कहती है उसने, आपको बताओ। एक वृत्त ये बना, एक वृत्त। अब ये जो बीच का भाग है ये है वलय, ये जो है ना ये वलय। संकेंद्रीय बना दोनों का केंद्र एक ही, ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी और ये इस वृत्त की। इसकी परिधियां दे रखी, तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को छोटा r मान लो, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को तो 2πr यानी 2π बड़े वृत्त की परिधि कितनी है? 88 और 2π छोटे r की परिधि कितनी है? 66। वलय की चौड़ाई क्या है? वलय की चौड़ाई कितनी होगी? ये है वलय की चौड़ाई। अगर ये r है और ये छोटा r है तो वलय की चौड़ाई कितनी होगी? क्षेत्रफल थोड़ी पूछा है, वलय की चौड़ाई पूछी। परिधि में तो परिधि भी नहीं घटेगी, खाली चौड़ाई पूछी है, केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी। त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या में से त्रिज्या घटेगी, त्रिज्या में से नहीं आराम से निकला की चौड़ाई नहीं। बात समझो, कोई चौड़ाई वाला क्षेत्रफल थोड़ी है, समझिएगा। यहाँ से r का मान कितना आ गया? 88/2π और छोटे वाले r का मान कितना आ गया? 66/2π। तो यहाँ से वलय की चौड़ाई निकालो, कितनी आ जाएगी? r माइनस, ये तो समझ में आ गया, r माइनस बड़े वाले r का मान 88/2π। 1/2π कॉमन ले लो, कितना बचा? 88 माइनस 66 कितना आ गया? 1/2 गुणा 22 और 7 ऊपर आ जाएगा, क्यों? और ये कितना आ गया? 22 से 22 हो गया, कितनी आ गई? 7/2 यानी 3.5 7/2 सेंटीमीटर सी पार्ट। क्लियर हो गया? यस सर। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको तलवारी करेंगे। मालूम है परिधि दे रखी है, दिमाग में तुरंत आएगा 2πr और 2πr बराबर 88, तो r का मान डायरेक्ट 88/2π। छोटे r का, अब एक बच्चा क्या करेगा? बच्चा तो हर करेगा, एक बच्चा यहाँ पाई का मान रखेगा 22/7, फिर r का मान निकालेगा, फिर पाई का मान रखेगा, छोटे r का मान निकालेगा, उन दोनों का अंतर करेगा। उसे पाई का मान कितनी बार रखना पड़ा? और सीधे सीधे ऐसे किया
1/2 पाई कॉमन लिया तो कितनी बार रखना पड़ा? एक बार। और सीधे सीधे पाई से पाई करके तुरंत आंसर। तो क्वेश्चन जब बनाया है बनाने वाले ने, तो वो ये सोच समझ के बनाया है कि जो बच्चा सही दिशा में जाएगा वो उसे 1 मिनट से कम में हल कर देगा, और जो बच्चा गलत दिशा में जाएगा उसको 3 या 4 मिनट लगेंगे। तो आपका पेपर 3 घंटे में हल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपको कितना गणित आता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना स्मार्टली वर्क करते हैं। बात समझ में आ रही है? और स्मार्टली वर्किंग कब होगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बार किताबों को, प्रश्नों को हल करें। ये नहीं कि एक प्रश्न को एक बार हल कर लिया तो आप सोचा अरे छोड़ो ये तो हमने हल कर लिया ना, उसे दोबारा हल करो, अगली बार उसको अलग तरीके से हल करने की कोशिश करो। ठीक है, जितनी बार एक प्रश्न को हल करोगे उतनी बार ही आपकी उस प्रश्न को हल करने के समय की कटौती होती चली जाएगी। आपको एनसीईआरटी को ही 10 बार हल कर लेना है, बनिस्बत इस बात के कि एनसीईआरटी के अलावा और 10 किताबें आप पढ़ें। केवल एनसीईआरटी हल करिए और अनसॉल्व करिए, बस। अनसॉल्व में सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन नहीं आएगा जो इधर उधर लिखा हुआ आप किताबों में देख रहे हैं। ठीक है, 90% पेपर तो पूरा एनसीईआरटी का होता है, 10% आपके आईक्यू से होगा। वो आईक्यू का क्वेश्चन भी नया बन के आता है हर बार। ठीक है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो गई, फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हो गई, करने के तरीकों की प्रैक्टिस हो गई, तो वो आपका डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। चलिए आगे 16। एक पाइप का बाहरी व्यास, यानी पाइप इस तरह का है, बेलनाकार पाइप है, पाइप है। ये सब बातें तुरंत दिमाग में आ जाएंगी। एक इसका ये बाहरी भाग होगा, क्यों ऐसा तो हो गया पाइप। इसका बाहरी व्यास 4 और आंतरिक 3, यानी बाहरी त्रिज्या 2 और आंतरिक कितनी है? 1.5। तो बाहरी त्रिज्या है इसकी कितनी? 2। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और अंदर की कितनी है? 1.5। तो ये चौड़ाई कितनी बची इसकी? 0.5 बची। अगर ये सवाल ऐसा होता तो, लेकिन ये ऐसा नहीं। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई? 20 सेंटीमीटर। अब आपसे कह दिया इसमें कितनी धातु का प्रयोग हुआ है, तो धातु भाई इसमें तो लगेगी, धातु तो ये लगी होगी बीच में पाइप में, बीच में तो पानी जाएगा निकल। ठीक है, और ये है 2 बेलन, बाहर वाले बेलन में अंदर वाला बेलन के आयतन घटा दोगे तो आपके पास ये वाला जो लोहा लगा है वो निकल आएगा। कितना होगा प्रयुक्त धातु का आयतन? बाहरी क्षेत्रफल बेलन का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर एच माइनस आंतरिक क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच। पाई एच कॉमन ले लिया आपने, कितना बचा? यानी 2 स्क्वायर माइनस 1.5। ठीक, और पाई का मान इसमें लगाया है उत्तर में 4 ऑप्शन दे दिए इसमें। एच का मान कितना है? 20। एच का मान 20। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा है? देखो बी। कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसने ऐसे लिखा है, पाई गुणा 2 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग गुणा 20। तो आपको फॉर्मूला आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उत्तर निकाल लेंगे। अब इस ऑब्जेक्टिव में देखो किस तरह से देते हैं। अब कोई बच्चा इसे हल करके बैठ जाए, ऑप्शन देखेगा तो आपको ऑप्शन में देख लेना है कि हमें आंसर निकालना किस तरह का। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ो। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। एक बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे तो उसने 2 फॉर्मूले लगवा लिए इतने बड़े बड़े। अगला क्वेश्चन बेलन का आयतन होता है, ऐसे ही होता है, एक कठिन एक आसान। 18वां सवाल आ रहा है। 2 8 4 6 5 की क्या पूछ ली इसने? माध्य। तो माध्य का निकालने के लिए पहले इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगा 2 4 5 6। अब इन्हें गिन लो कितने हैं? 5। तो माध्य का कितनी होगी? क्योंकि ये विषम है, क्योंकि ये विषम है इसलिए माध्यिका होगी 5 + 1/2। विषम होने पर माध्यिका होता है n + 1/2। तो कितना होगा? 30
3 हुआ, 3वां पद कौन सा है? 1 सेकंड। मुश्किल से 4 या 5 सेकंड आपको सवाल करने पड़ेंगे। 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या है? इस बात का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनका निकालना है क्या? हाँ, समांतर माध्य। समांतर माध्य, माध्य एक क्या निकालना है हमें इसका? या माध्य निकालना। माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 से 9 तक संख्याओं को जोड़ो और 9 से भाग करो। क्लियर? एक मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे 2। ये था n पदों का योग। कितने पदों का था? अगर मैं आपसे कहूं 9 पदों का योग, यहाँ पे n का मान 1 से लेके n तक जा रहा है। अगर 9 पदों का योग होगा तो मान कहाँ जाएगा? 9 तक। n पदों का योग हो जाएगा 9 पदों का योग हो जाएगा 9 गुणा 9 प्लस 1 10 बटे 2 5 कितना हो गया? 47। और 1 से 9 तक कितनी संख्या है? पद कितने हैं? 9 से भाग करो। 9 बजे जिसको ये वाली बात हमारी याद होगी कि सर ने बताया था कि प्रथम n पदों का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। वो 9 की जगह ये भी तो कह सकता है 20 पदों का योग निकालो, 20 पदों का माध्य निकालो। तो 20 पदों का हो जाएगा 20 गुणा 20 प्लस 1 यानी 10 210। 210 हो गया? 210 को 20 से भाग कर दो जो भी आएगा 10.5। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ो। ये भी बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। 20 कह रहे घटना E की प्रायिकता PE है। अब बताओ इसमें कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, बोलेगा कोई? PE का मान ही कह रहे हैं बड़ा होता है 1 से। घटना की प्रायिकता कह रहे हैं 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। C कह रहे हैं घटना E की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी है। और D है कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बोलो। बी वाला होगा क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से